Clause 6 of Section 2 of CGST Act 2017. Very important definition, aggregate turnover. Why this definition is important? क्योंकि किस सेलर को या सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. So we are going to discuss in detail about the provision related to registration in chapter 9. यहाँ हम क्या समझेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन. ये आपको याद भी करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत इजी है. अभी जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगी ये. ठीक है. सो क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन जीएसटी लॉ. पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझाऊंगा. एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ब्रैकेट के अंदर, excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of person having the same permanent account number to be computed on all India basis, but exclude सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस. ठीक है. चलिए अब इस डेफिनेशन को समझते हैं. पढ़ तो लिया, पढ़ने से समझने में तो आने वाली नहीं है, तो डिटेल में मेरे को समझाना पड़ेगा. करेक्ट. एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज. चलिए अब लिखते जाते हैं, जिससे कि आपको इजीली ये समझ में आ जाए. एग्रीगेट टर्नओवर. अब इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा? सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज. अब पहले टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी ना. तो टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन है आपके क्लोज 108 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, इसी चैप्टर के अंदर ऑन पेज नंबर 20. तो टैक्सेबल सप्लाई मींस ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लीविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट. अंडर दिस एक्ट मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सीजीएसटी. तो सीजीएसटी एक्ट. तो टैक्सेबल सप्लाई की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो मैंने आपको समझा ही दिया. ऑल बोथ का मतलब क्या होता है कि दोनों, जहां गुड्स भी है सर्विसेज भी है. तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स, यानी जिसके ऊपर टैक्स लेवी करना है अंडर सीजीएसटी एक्ट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. सो एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग टैक्सेबल सप्लाई शामिल करेंगे. उसके बाद ये डेफिनेशन क्या बोलती है? चलो वापस जाते हैं. Excluding the value of inward supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis. लेकिन इसके अंदर हम क्या शामिल नहीं करेंगे? एक्सक्लूजन. हम लोग क्या लिखते हैं इधर? एक्सक्लूजन. इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आरसीएम एप्लीकेबल, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल. आरसीएम का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अब ये रिवर्स चार्ज क्या होता है पहले ये समझते हैं. ठीक है. नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर भी समझाया था. इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक सप्लायर या सेलर है. ठीक है. वो गुड्स या सर्विसेज या दोनों सप्लाई या सेल करेगा कस्टमर को. इसके बदले में वो कंसिडरेशन लेगा. मान लीजिए जो वो सेल कर रहा है, कोई गुड्स सेल कर रहा है 100 रुपीज़ का, उसके ऊपर टैक्स रेट है मान लीजिए 12%, तो 12 रुपीज़, 112 वो लेगा. 100 रुपीज़ तो उसका कंसिडरेशन है, 12 रुपीज़ वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा. तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि कस्टमर उसको 112 पे करेगा
और 12 रुपीज सप्लायर जो टैक्स का वसूल कर रहा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, यानी कि गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो जमा कर देगा। कितने रुपए? 12 रुपये, 12 रुपीज जो उसने कस्टमर से कलेक्ट किया टैक्स के रूप में। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। यानी नॉर्मली यही होता है कि भाई सप्लायर या सेलर कलेक्ट करेगा और उसको डिपॉजिट कर देगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी एफसीएम। ठीक है, इन शॉर्ट ये हम चैप्टर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चिंता मत करो, अभी मैं केवल आपको बेसिक फंडामेंटल समझा रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि सप्लायर या सेलर कस्टमर से टैक्स का पैसा वसूल करेगा, जीएसटी का, और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो जितना भी अमाउंट उसने कलेक्ट किया है वो डिपॉजिट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है, अभी इसी एग्जाम्पल को हम लोग ट्विस्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि सप्लायर या सेलर सेल करेगा, ठीक है, कस्टमर को। अब इस सप्लाई के अंदर जो कंसिडरेशन वो 100 रुपीज ही है, हम लोग सेम एग्जांपल रखते हैं, ठीक है, 100 रुपीज है, तो कस्टमर 100 रुपीज को पे करेगा, लेकिन टैक्स का पेमेंट सप्लायर या सेलर को वो नहीं करेगा। जो ये 12 रुपीज का पेमेंट है कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो ऊपर वाले में क्या था कि भाई सप्लायर ही टैक्स का पैसा ले रहा था और गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर रहा था, तो कस्टमर सप्लायर को पे करता है टैक्स भी और वो डिपॉजिट कर देता है। लेकिन जो रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होता है बेसिकली कि सप्लायर केवल अपना कंसिडरेशन लेगा 100 रुपीज और इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो कलेक्ट वो नहीं करेगा, वो कस्टमर को डायरेक्टली डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट ट्रेजरी में। गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके, किस किस को नोटिफाई किया हम लोग ये चैप्टर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जहां जहां गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहां कस्टमर सप्लायर या सेलर को पे नहीं करके वो टैक्स उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। अब इसका क्या रेलिवेंस है कि यहां अगर कस्टमर के लिए ये क्या है, कस्टमर क्या कर रहा है? ये परचेज कर रहा है, तो परचेज को हम लोग टर्नओवर का पार्ट मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। टर्नओवर के अंदर क्या शामिल होता है? जो सेलर सेल करता है, करेक्ट। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि टर्नओवर के अंदर वो हिस्सा होता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, क्योंकि सेलर ही टैक्स जमा करता है तो टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर वो करता है, ठीक है, वो जमा कर रहा है तो वो सब टर्नओवर में हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसी सेलर ने कुछ आइटम बाई किए हैं किसी दूसरे से, वो बायर की कैपेसिटी में, और उसके ऊपर टैक्स पे किया रिवर्स चार्ज के रूप में, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये उसने बाई किए हैं, परचेज किए हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन था। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि भाई तू टैक्स डायरेक्टली डिपॉजिट करेगा, सेलर को मत देना। तो जो सेलर है, जो सप्लायर है, टैक्सेबल सप्लाई यानी खुद सेल कर रहा है, उसके ऊपर वो टैक्स डिपॉजिट करता है, ठीक है, तो वो तो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। लेकिन अगर वो टैक्स डिपॉजिट जो कर रहा है वो उसके बाई के ऊपर है, इनवर्ट सप्लाई के ऊपर, इनवर्ट सप्लाई मतलब बाई किया उसने, उसके ऊपर वो टैक्स डिपॉजिट करता है, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन बायर का था, रिवर्स चार्ज के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई किया, तो इसलिए उसको हम शामिल नहीं करते, ठीक है, टर्नओवर में। तो इसलिए उन्होंने डेफिनेशन में क्लियर किया है कि भाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ, अब ये सप्लाई तो टैक्सेबल ही है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन है वो शिफ्ट कर दिया गया है कि भाई सप्लायर सेलर नहीं पे करके बायर या रेसिपिएंट पे करेगा, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए परचेज है, परचेज को हम लोग टर्नओवर में तो शामिल नहीं करेंगे, करेक्ट। तो इसलिए उन्होंने एक्सक्लूड किया है कि भाई वो जो वैल्यू है इनवर्स सप्लाई की, जिसके ऊपर टैक्स जिस बंदे को पे करना रिवर्स चार्ज बेसिस पे, यानी बायर या रेसिपिएंट को पे करना, वो टर्नओवर का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए एक्सक्लूजन, ठीक है। चलो ये पहला एक्सक्लूजन हो गया। आगे क्या बोलता है? एग्जम सप्लाईज। तो एग्जम सप्लाई हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे, एग्जम सप्लाई। लेकिन अब एग्जम सप्लाई बोलते किसको है, पहले वो पढ़ना पड़ेगा ना हमको। एग्जम सप्लाई किसको बोलते हैं पहले ये देखते हैं। तो एग्जम सप्लाई किसको बोलते हैं, इसके लिए हमको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी एग्जम सप्लाई की। तो एग्जम सप्लाई की डेफिनेशन है
क्लोज 47 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्लोज 47 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है, जो पेज नंबर 15 पर है मेरी बुक के अंदर। ये जो डेफिनेशन है वो बोलती है, एग्जाम सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 or under section 6 of the IGST Act and includes non taxable supply। तो बेसिकली एग्जाम सप्लाई के अंदर तीन चीजें लिखी हुई है। क्या लिखी है? निल रेट ऑफ टैक्स या होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, जो अंडर सेक्शन 11 सीजीएसटी एक्ट के अंदर या अंडर सेक्शन 6 के अंदर आईजीएस के अंदर होली एग्जाम की गई है। तो ये जो सेक्शंस है वो हम लोग चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे, अभी वो समझने की आपको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली होली एग्जाम है वो। इसके बाद ये लिखता है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। तो पहले निल रेट ऑफ टैक्स क्या है, पहले ये समझते हैं कि भाई एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में तीन चीजें शामिल है, निल रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो निल रेट ऑफ टैक्स है क्या, चलो पहले ये समझते हैं। तो निल रेट ऑफ टैक्स बेसिकली हम जब क्लासिफिकेशन करने जाएंगे, टैरिफ शेड्यूल देखेंगे, ठीक है, आप कस्टम के अंदर समझोगे, तो वहां मान लीजिए कोई गुड्स है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं मैं, अनब्रांडेड ऑयल, यानी जो खुला अपन कोई कुकिंग ऑयल है वो खरीदते हैं, तो उसमें लिखा हुआ 0% टैक्स रेट। और मान लीजिए ब्रांडेड ऑयल है, उसके सामने लिखा हुआ टैक्स रेट प्रेस्क्राइब किया हुआ 5%। तो ये तो क्या है, लेविएबल टू टैक्स है। तो ये हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। जो हमने टैक्सेबल सप्लाई देखी थी ना पहले डेफिनेशन यहां, और हमने शामिल भी किया उसको, तो ये उसके शामिल हो गया। अब एग्जाम सप्लाई क्या होगा, निल रेट ऑफ टैक्स। तो जो अनब्रांडेड ऑयल है जिसके सामने 0% लिखा हुआ है, ये क्या होगा, निल रेट, ठीक है। तो बेसिकली जिसके सामने 0% है, यानी कि जिसके सामने निल रेट लिखा हुआ है, वो क्या होगा, एग्जाम सप्लाई। तो निल रेट ऑफ टैक्स यानी शेड्यूल के अंदर जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, प्रेस्क्राइब किया, वो 0% प्रेस्क्राइब किया निल रेट। होली एग्जाम, होली एग्जाम वो सप्लाई होती है जो टैक्सेबल तो होती है, लेकिन गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर अंडर दीज सेक्शंस, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट टू डिक्लेयर दोज सप्लाईज एज होली एग्जाम। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज किया और टैक्सेबल सप्लाई को एग्जम्प्ट कर दिया। तो निल रेट के अंदर तो 0% लिखा हुआ है, निल रेट लिखा हुआ है। यहां ये सप्लाई जो टैक्सेबल सप्लाई थी उसको गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज करके होली एग्जम्प्ट कर दिया, तो वो शामिल है एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन। और अब लास्ट है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या, इसके लिए भी हम लोग को डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो है क्लोज 78 के अंदर। क्लोज 78 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि भाई कैसे हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोज 78 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ऑन पेज नंबर 18। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी एक्ट। So which is not leviable to tax। टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी, विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, और ये क्या है, विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, यानी जिसके ऊपर टैक्स लेवी नहीं करना। लेकिन ये एग्जाम सप्लाई नहीं है, एग्जाम सप्लाई के ऊपर निल रेट होता है। एग्जाम सप्लाई जो हमने देखा था निल रेटेड होली एग्जाम, लेकिन एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल है। तो हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज बेसिकली नॉट लेविएबल टू टैक्स। तो उसके अंदर आप याद करिए, मैंने आपको क्या बोला था, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इट इज परमानेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी अनटिल अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक
जो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इट इज परमानेंटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इसके अलावा जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हमने बात की थी, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है विच इज गोइंग टू कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, वन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड। याद करिए आर्टिकल 279A हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, करेक्ट। जीएसटी काउंसिल का कौन सा आर्टिकल है याद करिए, आपको याद हो जाना चाहिए लेक्चर के दौरान ही, आर्टिकल 279A। ओके, तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर पे। तो बेसिकली जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लूं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद करिए ह्यूमन कंजम्पशन ओनली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है देन इट इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, लाइक सैनिटाइजर, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है, अल्कोहल जो यूज होती है मेडिसिन के अंदर, उसके ऊपर, मेडिसिन के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन आप दारू की दुकान पे डायरेक्टली जाके वाइन शॉप पे बियर ये सब खरीदते हो तो वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली एग्जाम सप्लाई डेफिनेशन से, डेफिनेशन याद करिए, मैं अभी आपको वापस याद करा रहा हूं, याद हो जानी चाहिए। एग्जाम सप्लाई डेफिनेशन, निर्रेटेड, होली एग्जम्प्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। निर्रेटेड क्या है, शेड्यूल के अंदर लिखा है कि भाई 0% है, निर्रेटेड है वो। होली एग्जम्प्ट क्या है, जो टैक्सेबल तो है लेकिन गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है तो वो उसको होली एग्जम्प्ट कर देती है नोटिफिकेशन इशू करके। तो कोई नोटिफिकेशन इशू करके या ऑर्डर इशू करके अगर उसको होली एग्जम्प्ट गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग होली एग्जम्प्ट बोलते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो व्हाट इज एग्जाम सप्लाई डेफिनेशन, याद हुई क्या, निर्रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, सो एग्रीगेट टर्नओवर इज गोइंग टू इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, विच इज लेविएबल टू टैक्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, निर्रेटेड, होली एग्जाम्प्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। याद हो गया, चलो बहुत ही इजी तरीके से याद होता है अगर आप लोग याद करने की कोशिश करोगे। लोगों को लगता है कि डेफिनेशन बोरिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही इजी होती है अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो। अब इसमें लिखते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। चलो एक्सपोर्ट भी क्या शामिल होगा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, चाहे वो गुड्स का है या सर्विसेज का या दोनों का है, तो एक्सपोर्ट भी हम एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर शामिल करेंगे। अब आगे आपको अच्छी तरह से समझना है, ये थोड़ा ट्विस्टेड है, जीएसटी में नया कंसेप्ट है, दूसरे टैक्स लॉ में आपको ये नहीं दिखेगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अगेन, interstate supplies of person having the same permanent account number to be computed on all India basis. परमानेंट अकाउंट नंबर किस में अलॉट होता है, इनकम टैक्स में अलॉट होता है ना। इनकम टैक्स में एसएससी को क्या अलॉट किया जाता है, पेन, करेक्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अगर कोई एसएससी है, चाहे वो कंपनी हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, इन्फोसिस हो, या मैं हूं या आप हो, तो आपको क्या अलॉट होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट होता है ना। अब रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हेड ऑफिस भी है, ब्रांचेस भी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी है। ठीक है, तो एक कंपनी है तो सिंगल परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, कितनी भी बड़ी कंपनी हो सिंगल परमानेंट अकाउंट नंबर ही अलॉट होगा। ठीक है, सिंगल एंटिटी है, चाहे आप हो या मैं हो तो भी एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर, इंडिया में कहीं भी बिजनेस करो एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। सो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांचेज
एमपी में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। गुजरात में तो इनफैक्ट उनकी रिफाइनरी है जामनगर के अंदर। उत्तर प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में, तो सब जगह ऑफिस है, जो उनकी ब्रांच ऑफिस है, फैक्ट्री है, ठीक है, वेयर हाउस है। अब जीएसटी के अंदर क्या है कि एक फिक्शन क्रिएट किया गया। फिक्शन नॉवल ऐसा पढ़ा है क्या? नॉन फिक्शन पढ़ते हो कि फिक्शन वाले पढ़ते हो? ज्यादातर फिक्शन वाले ही नॉवल आते हैं। तो एक फिक्शन क्रिएट किया गया। क्या फिक्शन है वो? इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है, इसीलिए एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर दिया गया। कंपनी लॉ के हिसाब से भी ये एक ही कंपनी है, करेक्ट। लेकिन जीएसटी के अंदर एक फिक्शन क्रिएट किया गया है कि ये एक ही कंपनी है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को स्टेट वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गुजरात के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग, तेलंगाना के लिए अलग, एमपी के लिए अलग, राजस्थान के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, आंध्र प्रदेश के लिए अलग, तमिलनाडु के लिए अलग, उत्तराखंड के लिए अलग। तो स्टेट वाइज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है स्टेट वाइज। अब मान लीजिए मुंबई का हेड ऑफिस कुछ स्टॉक ट्रांसफर करता, मान लो एमपी के अंदर ब्रांच है या वेयर हाउस है या फैक्ट्री है, उसको स्टॉक ट्रांसफर होता है, तो इसको जीएसटी के अंदर सप्लाई यानी सेल माना जाता है। सो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को या वेयर हाउस को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ब्रांच या वेयर हाउस को ट्रांसफर करती है, जिसको हम लोग स्टॉक ट्रांसफर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली अकाउंट्स में, इसको स्टॉक ट्रांसफर बोलते हैं। तो बेसिकली ये सेल ट्रांजैक्शन है नहीं, ये सेल ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं है, नहीं है ना भाई। ओनर तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ही है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपनी एक लोकेशन से स्टॉक ट्रांसफर करती है दूसरी लोकेशन पर। तो ओनरशिप चेंज हो रही क्या? नहीं, तो सेल तो हो ही नहीं सकता, एंटिटी एक ही है, करेक्ट। लेकिन जीएसटी के अंदर यह फिक्शन क्रिएट किया गया कि भैया तुम लोग एक एंटिटी हो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक ही एंटिटी है, लेकिन स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से स्टॉक ट्रांसफर यहां होता है या यहां होता है या यहां से महाराष्ट्र में होता है, तो यह सप्लाई या सेल होगी, ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये फिक्शन है कि भाई एक एंटिटी होते हुए भी, एक कंपनी होते हुए भी इनको अलग अलग माना जाएगा। इसको बोला जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। आगे जब आप चैप्टर 3 और चैप्टर 9 देखोगे, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर और चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी, तो उसके अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। बट अभी एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आपको इतना ही समझना है कि एक कंपनी जिसके अलग अलग स्टेट में बिजनेसेस है, उनको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है, और जीएसटी पर्पज के लिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी, मतलब कि वो अलग अलग पर्सन है। इवन दो इट इज वन कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट ओनली हैविंग वन परमानेंट अकाउंट नंबर, और कंपनी लॉ के अंदर भी एक है, दुनिया की नजर में वो एक है, लेकिन जीएसटी पर्पज के लिए वो अलग अलग है। तो यहां से स्टॉक ट्रांसफर हुआ तेलंगाना कर्नाटका से, तो ये सप्लाई होगा। सप्लाई तब मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या है भाई, ये टैक्सेबल इवेंट है, लेकिन चैप्टर 2 के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप मान लो ये सेल माना जाएगा। तो सेल है, इसलिए इसमें ये लिखा गया है इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाईज किसको बोलते हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मैंने आपको समझा दिया वो। इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है? आईजीएसटी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। अब अगर देखने जाए तो भले ही वो मध्य प्रदेश का रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ब्रांच हो, या मुंबई का हेड ऑफिस हो, या गुजरात का जामनगर रिफाइनरी हो, या राजस्थान का वेयर हाउस हो, सबका परमानेंट अकाउंट नंबर तो एक ही है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक ही है। तो एक ही है, लेकिन जहां इंटरस्टेट सप्लाई की, यानी जामनगर रिफाइनरी ने एमपी ब्रांच को ट्रांसफर किया स्टॉक, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा, ठीक है। तो इससे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस।
तो जो इंटर स्टेट सप्लाई है वो भी हम शामिल करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई हम लोग इधर लिखेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। दूसरे को किया तो वैसे भी टर्नओवर का पार्ट होता ही है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में सेल ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन एक ही कंपनी बेचारी अपने आप को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक वेयर हाउस से फैक्ट्री को ट्रांसफर करती है, तो वो भी क्या है, इधर एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। तो इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन बेसिक डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये फिक्शन क्रिएट किया गया है। ये आप किसी भी लॉ के अंदर नहीं देखोगे कि भैया एक कंपनी है लेकिन फिर भी उसको अलग अलग माना जाता है, लेकिन जीएसटी के अंदर इसको अलग अलग माना जाता है। कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि याद रखना ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। अब आगे क्या डेफिनेशन बोलती है, बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या होता है, कहीं भी अपन लोग आगे जब सेंट्रल टैक्स देखेंगे इसका मतलब सीजीएसटी, स्टेट टैक्स का मतलब एचजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स मतलब यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी, और सेस वो कंपनसेशन सेस वाला, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड हियर, तो दिस इज एक्सक्लूजन बिकॉज इससे बट एक्सक्लूड, तो क्या एक्सक्लूड है, जो टैक्सेज है वो एक्सक्लूड है। ये टैक्सेस कौन से, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। इसको हम लोग यहां नाम दे देते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तो जब भी मैं बोलूं तो आपको याद है कि मेरा मतलब क्या है। इसको हम बोल देते हैं हमारी नॉलेज के लिए, जो एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जीएसटी फैमिली टैक्सेस। तो जब भी मैं जीएसटी फैमिली टैक्सेस बोलूं तो आपको याद रखना है कि जीएसटी फैमिली टैक्सेस में क्या क्या शामिल होता है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी। ये कब लगता है, इंट्रा स्टेट के मामले में, रिवीजन भी हो रहा है ना, ठीक है। तो ये कब हम लोग लेवी करते हैं, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी। इंटर स्टेट के मामले में क्या होगा, आईजीएसटी, और लग्जरी आइटम होते हैं तो क्या एप्लीकेबल होता है, सेस एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इंटर स्टेट के मामले में आईजीएसटी, ये इंटर स्टेट के मामले में तो ये भी एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने सारी डेफिनेशन भी समझ ली, इंटरलिंकिंग कर ली कि भाई एग्जाम सप्लाई क्या है, टैक्सेबल सप्लाई क्या है, ये डेफिनेशन भी हमने इंटरलिंकिंग कर ली एग्रीगेट टर्नओवर के साथ में, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अब वापस देखते हैं, ठीक है। आपको याद हो जानी चाहिए जब मैं ये खत्म करूं ये टॉपिक, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन खत्म करो जब तक आपको याद हो जानी चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंसेप्चुअल गैप। अगर कंसेप्चुअल गैप है इमीडिएटली मेरे को आप पूछोगे, ठीक है, ग्रुप के अंदर या पर्सनल मैसेज डाल के। तो चलिए एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन याद करते वापस। क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई किसको बोलते हैं, टैक्सेबल सप्लाई की क्या डेफिनेशन, विच इज लेविएबल टू टैक्स। इसके अलावा एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या शामिल करेंगे, एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, नीड रेटेड, होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। चलो उसके अलावा इसमें क्या शामिल करेंगे, एक्सपोर्ट शामिल करेंगे। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, भैया एक ही कंपनी है लेकिन उसको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी के अंदर। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर, मैं ट्रांसफर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ओनरशिप चेंज नहीं होता। आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में बेचते हो तो इसको स्टॉक ट्रांसफर बोलते हैं, न कि सेल बोलते हैं, करेक्ट। अकाउंट में भी इसको सेल नहीं बोलते क्योंकि ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जीएसटी के अंदर ये सेल या सप्लाई कहलाएगी, इसलिए उसको भी शामिल करना है, ठीक है। अब एक्सक्लूड क्या करोगे, इनवर्स सप्लाई, जिसपे रिवर्स चार्ज है। बेसिकली जो बंदा बेचारा सप्लायर जिसका हम एग्रीगेट टर्नओवर, सेलर जिसका हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो परचेज के ऊपर उसकी लायबिलिटी टैक्स पे करने की, तो वो परचेजेस शामिल नहीं करेंगे। इनवर्स सप्लाई जिसपे उसको पे डायरेक्टली डिपॉजिट करना गवर्नमेंट ट्रेजरी को, तो आरसीएम की जो सप्लाई होगी यानी इनवर्स सप्लाई, उसके परचेजेस वो शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो जीएसटी फैमिली टैक्सेज है, जीएसटी फैमिली टैक्सेस की डेफिनेशन हमने खुद ने इजाद की, वो कौन सी, हमारे इजी रेफरेंस के लिए सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी जो इंटर स्टेट के मामले में एप्लीकेबल होता है, आईजीएसटी प्लस सेस। आईजीएसटी कब लेवी होता है, इंटर स्टेट के मामले में, सेस
लग्जरी आइटम, डीमेट आइटम, उसके ऊपर टबेको वबेको, एडिटेड ड्रिंक, उसके ऊपर क्या लगता है? सेस लगता है। ठीक है, इन एडिशन टू सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी के एडिशन में लगता है। ठीक है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। तो एग्रीगेट टर्नओवर की ये डेफिनेशन हो गई ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला, मतलब मैंने क्या बोला, डेफिनेशन बोल दिया। डेफिनेशन बोलती कि बस सर ये जीएसटी फैमिली टैक्सेज एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन मान लीजिए जैसे टबेको पे आपने बताया सर कि एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगती है, तो एक्साइज ड्यूटी जो चार्ज होगी वो एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगी नहीं होगी, क्योंकि एक्सक्लूजन तो इनके बारे में ही है। एक्साइज ड्यूटी या वीएटी या जो दूसरे टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे लोकल बॉडी लगा सकती है, जो हमने पिछले लेक्चर में जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था, करेक्ट। तो अगर वो टैक्सेस लगते हैं तो क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करना है कि नहीं करना? इधर एक्सक्लूजन क्या है? केवल जीएसटी फैमिली टैक्सेस के लिए, जीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सेस, यानी कि एक्साइज ड्यूटी अगर किसी ट्रांजेक्शन पे लेवी होता है या वीएटी लेवी होता है या कोई दूसरा टैक्स लेवी होता है तो उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में मैं आंसर दूं कि आप समझ गए होंगे? समझ गए क्या? समझ गए तो आपको इंटरप्रिटेशन करना आ गया। एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई एक्सक्लूजन नहीं है। उसके लिए कोई एक्सक्लूजन दिख रहा है क्या? नहीं। क्या जीएसटी फैमिली टैक्सेस को एक्सक्लूड करना है? इसके अलावा कोई भी टैक्स या सेस लेवी होता है तो इनके अलावा जीएसटी फैमिली टैक्सेस के अलावा, तो आप वो एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करोगे। क्या करोगे? एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करोगे। अब एक इसका दूसरा तरीका भी है, हालांकि आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी अभी तक, लेकिन एक तरीका और है। अगर इसको जो अकाउंटिंग तरीका मैं आपको समझाता हूं इसका। चलो, अकाउंटिंग तरीका क्या है? P&L बैलेंस शीट। आप लोग P&L बैलेंस शीट से तो बहुत ज्यादा वाकिफ हो, ठीक है। यहां एसेट होता है, करेक्ट बोल रहा हूं ना, ये लायबिलिटी है, यहां क्रेडिट होता है और यहां डेबिट होता है। तो P&L के अंदर हम लोग टर्नओवर जो होता है वो यहां रिकॉर्ड करते हैं। अब जब टर्नओवर रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या वो देखते हैं कि ये एक्सपोर्ट है या फिर ये एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? हम लोग इसको अलग अलग करके देखते हैं क्या? नहीं, अगर ये एग्जम्प्ट है तो हम लोग शामिल नहीं करेंगे टर्नओवर में, या अगर ये एक्सपोर्ट है तो हम शामिल नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। टर्नओवर मीन टर्नओवर, जो भी सेल हम लोग सब उसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो सब ले लिया, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, तो हम सब ले लेते हैं, करेक्ट। तो ये दोनों शामिल हो गए टर्नओवर में, ये दोनों ये शामिल हो गया, ये शामिल हो गया, ये शामिल हो गया। ये शामिल नहीं हुआ P&L के अंदर। हम लोग ये नहीं करते ना शामिल, भैया एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर है तो आप क्या करोगे? स्टॉक रजिस्टर के अंदर एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर के अंदर एडजस्ट करोगे, सेल की एंट्री तो नहीं करोगे, लेकिन जीएसटी के लिए करनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा एडिशनल आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लस टर्नओवर तो आप डायरेक्ट लोगे, इसमें इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी? डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए। दूसरों के तो ऑटोमेटिकली उसमें टैक्सेबल या एग्जम्प्ट में शामिल हो गया ना। अगर कोई थर्ड पर्सन को आपने सप्लाई किया, चाहे वो टैक्सेबल है एग्जम्प्ट है, तो ऑटोमेटिकली शामिल हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी तो ऐसे भी शामिल हो जाएगी किसी न किसी, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, वो तो इसमें ऐसे भी शामिल हो गया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये हम एडजस्ट करेंगे इसके साथ में। तो ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा एक। अब एक्सक्लूजन, तो एक्सक्लूजन के अंदर क्या होगा कि भाई इनवर्स सप्लाई ऑन विच रेसिपिएंट हैज टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये हम कहां बुक करते हैं? परचेजेज यहां बुक करेंगे ना, जो बाइंग होगी वहां बुक करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया ना, क्योंकि ये तो आप डेबिट साइड में बुक करोगे, टर्नओवर में तो लेके ही नहीं जाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सक्लूड हो गया। चलो, उसके बाद ये सीजीएसटी और ये जो एक्सक्लूड करना है, ये हम लोग जो टैक्स लायबिलिटी है वो P&L में लेके जाते हैं क्या? नहीं, हम क्या लेके जाते हैं? इसको बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं। तो वो तो ऐसे भी टर्नओवर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे भी दोनों एक्सक्लूड हो गया। तो आपको टर्नओवर जो P&L में आपने दिखाया है उसको एडजस्ट करो इंटरस्टेट सप्लाई के लिए। प्लस अगर कोई एक्साइज ड्यूटी ये सब है, दूसरे टैक्सेज है, तो उसके लिए भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो ये दो एडजस्टमेंट याद रखो, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। मैंने दूसरा अकाउंटिंग तरीका बताया, लेकिन इसको एग्जाम में यूज मत करना। एग्जाम में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हो और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो हम डेफिनेशन वापस देखते हैं, आपको याद हो गई होगी अभी तक तो। एग्रीगेट टर्नओवर याद करो, याद करो, सर ने क्या बताया, याद हो जानी चाहिए अभी तक तो एग्रीगेट टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर, चलो डेफिनेशन याद कीजिए। मैं बोलूं कि आप लोगों को याद हो गई, चलो रिपीट करते, रिवीजन करते हैं, अब तो याद हो जानी चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई। अब टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन हमने इंटरलिंक की थी, टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, ये भी याद हो जाना चाहिए, लेविएबल टू टैक्स। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई। एग्जाम सप्लाई, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, क्या है, बहुत सिंपल है, नीड रेटेड होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। चलो तो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन याद हो गई, टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन याद हो गई। चलो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन वापस याद करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इज गोइंग टू इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो या दोनों का, प्लस प्लस याद रखना इंटर स्टेट सप्लाई अंडर द सेम पेन नंबर, बेसिकली डिस्टिंग पर्सन, या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक ट्रांसफर करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को बेचती है, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगा। एक्सक्लूजन क्या है, इनवर्स सप्लाई, जिसपे सप्लायर सेलर को टैक्स तो पे करना है लेकिन वो रिवर्स चार्ज में, वो बायर है लेकिन क्योंकि बायर का ऑब्लिगेशन है तो उसको पे करना, तो ये एक्सक्लूड होगा, जो बेसिकली उसकी परचेज है। और दूसरा एक्सक्लूजन क्या है, जीएसटी फैमिली टैक्सेस, जो हमने डेफिनेशन इजाद की है हमारे एज ऑफ रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के लिए, जब हम लोग जीएसटी समझेंगे तो उसके अंदर क्या क्या शामिल है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। अगेन टू रिपीट, अब याद हो जाना चाहिए, अब जब मैं बोल रहा हूं उसके पहले आपको बोलना है अपने मन में, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई बेसिकली नीड रेटेड होली एग्जाम, नॉन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स बेसिकली alcoholic liquor for human consumption plus 5 petroleum product. Then what you need to include, export, then interstate supply within the same PAN number on all India basis, okay, between the distinct person, same PAN number means distinct person. And what you are going to exclude, inverse supply on which RCM is applicable and GST family taxes means CGST, HGST, UTGST, IGST एंड सेस, ठीक है, करेक्ट। और ये एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे हम, स्टेट वाइज नहीं करना, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन अलग अलग है लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पे लिखा भी है ना, ऑल इंडिया बेसिस, टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ओके। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हो गई क्लियर, कुछ डाउट है, डाउट है तो अभी क्लियर कर लेना। कैसे क्लियर करोगे, टेलीग्राम ग्रुप या पर्सनल मैसेज मेरे को डालो, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इनफैक्ट नॉट ओनली इन एग्रीगेट टर्नओवर, जीएसटी के अंदर, कस्टम एफटीपी के अंदर, ओके।